हाय एवरीवन, दिस इज अभिजीत सिंह। आज हम लोग जो पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है उसका अध्ययन करेंगे। चूँकि ये बुक नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए कि ये बुक ही है, क्योंकि उसमें से ही मैंने ये नोट किए हुए हैं पूरा। तो जितना बुक से जितना नोट किया हुआ हूँ उतना हम इसे पढ़ेंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर वहीं से बुक स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। और मेरा ये उद्देश्य है कि पूरा जो है पूरी बुक जो है पढ़ ली जाए। चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संवैधानिक ढांचा, ब्रिटिश आगमन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो ब्रिटिशर्स हैं वो आए। राजस्व एवं दीवानी का अधिकार 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मतलब इनको मिली। कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम यही था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद है उसमें जॉर्ज मॉनसन है, फिलिप फ्रांसिस हैं, जॉन क्लेवरिंग है और रिचर्ड बोरवेल हैं। पहले जो गवर्नर बने वारेन हेस्टिंग्स थे। मद्रास एवं बम्बई की गवर्नर बंगाल की गवर्नर के अधीन हो गया। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश इलिजा एम्पे को बनाया गया और अन्य न्यायाधीश में हाइड, चैम्बर्स और लिमिस्टर थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना बंद कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। मतलब समझ रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मदद से कंपनी पे जो है पूरा कंट्रोल स्थापित हो गया। 1781 का संशोधन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। जो 1781 का जो है उसे बंदोबस्त कानून भी कहते हैं। 1773 की खामियों को दूर करने के लिए यह अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया। गवर्नर और राजस्व स्वतंत्र हो गए। राजस्व से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बाहर कर दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों, हिंदू मुस्लिम को सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत रखा गया। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। न कि सर्वोच्च न्यायालय में। 1786 का अधिनियम, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। उसकी 2 शर्तों को पूरी की गई। विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को न मानने का अधिकार हो। दूसरा, सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। 1793 का चार्टर कानून, इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की गई।
इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। कमांडर इन चीफ की गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। 1773 के चार्टर एक्ट से। चार्टर कानून 1813। बाद में कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। लेकिन चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार में कंपनी के अधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बसिंदों के लिए पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था की। स्थानीय सरकारों द्वारा व्यक्तियों पर कर के लिए बल दिया गया। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ किया गया। नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण हो गया। 1833 का चार्टर अधिनियम भारत में केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक कदम। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्तियों से वंचित कर भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत बनाए गए कानूनों को नियामक कानून तथा इसके तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर इसे प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, ताकि भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। 1853 का चार्टर अधिनियम 1793 से के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। केंद्रीय विधान परिषद, इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थीं। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र भी इनके अधिकार में आ गया। इसे संसद द्वारा कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त किया जा सकता था। इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था।
ताज का शासन 1858 से 1947 तक। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह 1857 के बाद किया गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नरों, क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दी गई। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय बना दिया गया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। एक नए पद, भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य, जिसमें भारतीय प्रशासन को संपूर्ण शक्तियां निहित थीं। सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो सलाहकार परिषद थी। अध्यक्ष भारत का सचिव था। सचिव परिषद को भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इसमें वायसराय कुछ भारतीयों को परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इस विधायी विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। विधान परिषदों का गठन। बंगाल 1862, उत्तर पश्चिम प्रांत 1866, पंजाब 1897। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 माह होती थी। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि, विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार, केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन करने की शक्ति थी। वायसराय प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर। 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। 1909 वाला जो है। इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले और भारत में वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की। 16 से 60 केंद्रीय परिषद। प्रांतीय परिषदों में असमान। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत, प्रांतीय परिषद में गैर सरकारी बहुमत की अनुमति। पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को बोलते हैं। प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1919 20 अगस्त 1917 को लागू। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। राज्य सचिव मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। सरकार का ढांचा था केंद्रीय और एकात्मक, लेकिन अपने अपने विषयों पर विधान बनाने का अधिकार था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया, एक को हस्तांतरित
यानी कि हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर विधान परिषद के सदस्यों की सहायता से शासन करता था और आरक्षित कार्यपालिका के सदस्यों की सहायता से। दोहरी व्यवस्था, द्वैध शासन, यूनानी शब्द डायआर्की से भी उत्पन्न है। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ, राज्यसभा और लोकसभा। वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन। सीमित संख्या में लोगों द्वारा मताधिकार, संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार केंद्रीय बजट से राज्य बजट अलग कर दिया गया। जांच करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया जो 10 वर्ष के लिए, साइमन आयोग। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिशर्स थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में रिपोर्ट पेश की जिसमें उसने द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की सिफारिशें की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ किया। 3 गोलमेज सम्मेलन। इस पर संवैधानिक सुधार हेतु विचार के बाद उसे भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया गया। सांप्रदायिक अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की जिसको कम्युनल या सांप्रदायिक अवार्ड बोलते हैं। इसमें दलितों के लिए भी अलग निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। गांधी जी इसमें संशोधन हेतु अनशन प्रारंभ किए यरवदा जेल में। कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच समझौता हुआ, पुनः समझौता। इस समझौते में संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया तथा दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार की गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें थी 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। राज्य और रियासत, एक इकाई, 3 सूचियां, संघीय सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय, समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय। संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। द्वैध शासन समाप्त, प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ है। 1937 से 1939 तक गवर्नर का शासन, विधान परिषद के मंत्रियों की सलाह पर काम। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था। बंगाल, बम्बई, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद और विधान परिषद। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन। भारत परिषद अधिनियम 1858 को हटा दिया गया। 10% लोगों को मताधिकार का अधिकार मिल गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, प्रांतीय सेवा आयोग की स्थापना, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना, संघीय न्यायालय को 1937 में स्थापना। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा।
मुस्लिम लीग आंदोलन, भारत विभाजन की मांग, माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। वायसराय का पद समाप्त, गवर्नर जनरल के पद का सृजन। अपना संविधान बनाने की आज़ादी। ब्रिटेन में भारत सचिव पद समाप्त, भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों का संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया, मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। ब्रिटिश शासन का अंत, 14 से 15 अगस्त मध्य रात्रि। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार पहली बार एम.एन. राय ने रखा 1934 में। वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे ये एम.एन. राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत की संविधान सभा के गठन की मांग की 1935 में। 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू की इस संविधान सभा की मांग की, जिसे ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसे माना जाता है अगस्त प्रस्ताव 1940। सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य संविधान के निर्माण का प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए। क्रिप्स प्रस्ताव इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया। संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन हुआ 19 नवंबर 1946 में। संविधान सभा में सदस्य थे, कुल सदस्य संख्या 389 सदस्य थे कुल, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी और 93 सीटें देसी रियासतों की। 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया जाना था। प्रत्येक सीटों का बंटवारा 10 लाख लोगों पर था। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत की सीटों का आवंटन 3 प्रमुख समुदायों के बीच किया गया, मुस्लिम, सिख व सामान्य। समुदाय के प्रतिनिधियों में का चुनाव होता था प्रांतीय असेंबली में। एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से प्रतिनिधियों का चुनाव होता था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाता था। संविधान सभा थी नामांकित निकाय। सदस्यों का चयन प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा की जाती थी। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था जुलाई-अगस्त 1946 में। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित सीट 296 सीटें थी, इसमें से 208 सीट कांग्रेस ने जीता और 73 सीट मुस्लिम लीग ने। 15 सीट छोटे समूह या स्वतंत्र निकायों ने। देसी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई, क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया। इसमें भाग लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। महिलाएं भी शामिल थीं। अपवाद थे महात्मा गांधी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली। सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। बैठक का बहिष्कार किया मुस्लिम लीग ने। बैठक में हिस्सा लिया केवल 211 सदस्यों ने।
फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया। सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा B.T. कृष्णमाचारी को बनाया गया उपाध्यक्ष। पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया 13 दिसंबर को। भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। इसके प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान निर्माण की घोषणा करती है संविधान सभा। वे सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे वे हिस्सा होंगे भारतीय संघ का। उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया था, सीमाओं का निर्धारण सभी शक्तियां का प्राधिकार भारत की जनता, सभी भारतीयों को न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय लोगों को सुरक्षा, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार दिलाया जाएगा। प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाले देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बने 28 अप्रैल 1947 को। भारत के बंटवारे के लिए माउंटबेटन योजना पेश की गई 3 जून 1947 को। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा को निम्न कार्य सौंपे: विधायिका का काम और संविधान बनाने का काम। स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी संविधान सभा। सभा के रूप में इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। विधायिका के रूप में अध्यक्षता G.V. मावलंकर थे। संविधान सभा इन दोनों रूपों में काम की 26 नवंबर 1949 तक। पाकिस्तान में शामिल हो चुके मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हुए, जिसकी वजह से माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई 389 सीटों की बजाय 99 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों की संख्या 296 से 229 और देशी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। गला खराब है। संविधान सभा के निम्न कार्य: इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति चुना गया। 2 साल 11 माह 18 दिन कुल समय लगा था संविधान को तैयार होने में। कुल बैठकें की गई थी 11 गो, यानी 11 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माताओं ने अवलोकन किया था, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। इसके प्रारूप पर विचार किया हुआ था 114 दिन तक। इसके प्रारूप पर विचार हुआ था, जो खाका है ना, उससे 14 दिनों तक विचार हुआ था और इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। संविधान बनाने में कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। सभा ने नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया 1950 से 51-52 तक। सभा ने नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया 1950 से 1951-52 तक। संविधान सभा की समितियां: बड़ी समितियां संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत थी। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। और प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रांतीय संविधान समिति के पटेल और प्रारूप समिति के अंबेडकर। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति पटेल। पांचवी समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थीं। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय गोपीनाथ बारदोलई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति ए.वी. ठक्कर, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। 13 छोटी समितियां। वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति और राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति और नागरिकता पर तदर्थ समिति एस वरदाचारी। संघीय संविधान के वित्तीय संबंधी सभा के सदस्य नहीं थे नलिनी रंजन सरकार। प्रत्यायक या क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.बी. मावलंकर। भाषाई प्रांत आयोग एस.के. डार सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू। प्रेस दीर्घा समिति उषा नाथ सेन। सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या थी 7 सदस्य। अम्बेडकर अध्यक्ष थे और गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन. माधव राव, बी.एल. मित्रा की जगह और टी.टी. कृष्णरामचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद। भारत के संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था फरवरी 1948 में। सभा का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया था फरवरी 1948 में। प्रारूप पर खर्चा करने और संशोधन का प्रारूप देने के लिए समय दिया गया था 8 माह का। भारत की नींद आ जा रही है, आंखें बंद हो जा रही हैं अपने आप से। भारत के संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया फरवरी 1948 में। प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए समय दिया गया था 8 माह का। समिति ने दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया अक्टूबर 1948 में। प्रारूप समिति ने 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान कुल 141 बैठकें की गईं। अम्बेडकर ने संविधान का सभा में अंतिम प्रारूप पेश किया 4 नवंबर 1948 को। दूसरी बार इस पर खंडवार विचार किया गया। 9 नवंबर तक इस पर चर्चा हुई। 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर तक चला। इस दौरान 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए। जिनमें से 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। इस पर तीसरी बार विचार हुआ 14 नवंबर 1949 से। द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली विपक्ष प्रस्ताव पेश किया भीमराव अंबेडकर ने।
संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को पारित या घोषित किया गया 26 नवंबर 1949 को। सभा में उपस्थित कुल केवल 284 सदस्यों से संविधान पर हस्ताक्षर लिया गया। भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में थी प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया था। प्रस्तावना को तर्कसंगत एवं प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। अम्बेडकर को भारत के संविधान के पिता, महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। अम्बेडकर को संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ 8 जुलाई 1946 को। समिति के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी सेठ, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम। 2 बैठकें हुई, पहली 20 से 22 जुलाई 46 में, दूसरी 15-17 अगस्त 46 में मुंबई में। इस समिति ने एक संकल्प पत्र भी प्रारूपित किया। उद्देश्य संकल्प संविधान सभा की आलोचना। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। संप्रभुता का अभाव। संविधान सभा अपनी बैठकों से पहले ब्रिटिश सरकार से इजाज़त लेती थी। समय की बर्बादी। संविधान सभा में ज़्यादा समय लगा। अमेरिका के संविधान में मात्र 4 माह। कांग्रेस का प्रभुत्व था। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। हिंदुओं का प्रभुत्व। लॉर्ड विस्काउंट हिंदुओं का निकाय कहा विस्काउंट ने। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। संविधान सभा द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया हाथी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया सर BN राव को। संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया डॉक्टर HVR अयंगर को सचिव। संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया LN मुखर्जी को। संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार चीफ ड्राफ्ट्समैन नियुक्त किया गया LN मुखर्जी को। भारतीय मूल संविधान के प्रमुख सुलेखक थे इटैलिक शैली में। भारतीय मूल संविधान के प्रमुख सुलेखक थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण एवं सजावट किया था शांति निकेतन के कलाकारों ने। मुख्य नाम नंदलाल बोस और व्यूहर राम मनोहर सिन्हा। मूल प्रस्तावना को लिखा गया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसको अलंकृत किया व्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया बसंत कृष्ण वैद्य ने तथा अलंकृत किया नंदलाल बोस ने। संविधान का हिंदी में अनुवाद करने का प्रावधान आया 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1948 में 1987 में। संविधान के भाग 22 में एक नया अनुच्छेद 394 क जोड़ा गया संविधान संशोधन अधिनियम में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। 67 के तहत अमेरिका का संविधान है लिखित, ब्रिटेन का अलिखित, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का।
संविधान की विशेषताएं। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग में विभक्त और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 2019 में एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूची हैं। करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग 7 को हटा दिया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद 4 भाग और 4 क 9 क और 9 ख और 14 क 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11, 12 जोड़ दिया गया। 1951 में हुए विभिन्न संशोधनों में जोड़ दिया गया था। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ नहीं हैं भारत जितना। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं अमेरिका और आयरलैंड से। संविधान के राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। संविधान का अन्य प्रावधान लिए गए हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर और फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि के। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग, ये सब इसी से लिए गए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 आधे से ज़्यादा प्रावधान इसके समान हैं, जिसमें संशोधन की प्रक्रिया आम कानूनों जैसी हो, जैसे ब्रिटेन का संविधान कहलाता है। नम्य संविधान, जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसे कि अमेरिका का संविधान। अनम्य संविधान, रिजिड, न तो लचीला न कमजोर हो या कठोर हो। भारत का संविधान 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। दोनों सदनों में भाग लेने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत। संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। 368 में संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। ये संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते। संघ के लक्षण, 2 सरकार शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि। एकात्मकता, गैर संघीय लक्षण, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकाल प्रावधान इत्यादि। भारत के संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 के अनुसार संविधान के अनेक नाम हैं। एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ, बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स ने कहा। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स ने कहा। सरकार का संसदीय रूप, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय और सहयोग। संसदीय व्यवस्था, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन है। अध्यक्षीय प्रणाली,
सरकार की वेस्टमिंस्टर उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संसदीय प्रणाली को भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश उत्तराधिकार व्यवस्था, भारत में गणतांत्रिक व्यवस्था। किसी भी संसदीय व्यवस्था में अगर प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण है तो उसको बोलते हैं प्रधानमंत्रीय सरकार। संसदीय संप्रभुता ब्रिटिश संसद से लिया गया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय से। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का संविधान है। 21 का जहाँ सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को असंशोधित कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है, इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के कई प्रावधान हैं। अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के भाग 3 में। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-26, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण जैसे अभिलेख या रीट जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय संसद इन्हीं संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है या कटौती कर सकती है मौलिक अधिकार को। अनुच्छेद 20-21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। राज्य की नीति निषेध तत्वों का उल्लेख किया गया है संविधान के भाग 4 में। राज्य की नीति निषेध सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताएं हैं। B.R. अम्बेडकर मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निषेध तत्वों के संतुलन पर रखी गई है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1977 के 42वें संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों 2022 के 86वें संविधान संशोधन में एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत केवल एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 41 का। भारत का संविधान है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 76 में। धर्म के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 में। हर धार्मिक समूह अथवा इसके किसी हिस्से को मत खरीदो। सॉरी।